गुड़िया 12th फिजिक्स। आपका आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। आपका बेटा आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन से पहले आपको कुछ बातें समझनी है, जैसे एक पद सघन विरल। ये दो पद है सघन और विरल। सघन और विरल का तात्पर्य क्या है? वह माध्यम जिसमें दूसरे माध्यम की अपेक्षा माध्यम के कण पास पास हो उसे सघन माध्यम कहते हैं, और वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूसरे माध्यम की अपेक्षा दूर दूर हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। कोई भी एक अकेला माध्यम सघन अथवा विरल नहीं हो सकता। जैसे अमीर और गरीब के लिए दो व्यक्तियों की तुलनात्मक राशि है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। जैसे एक साइकिल वाला एक मोटरसाइकिल वाला, तो मोटरसाइकिल वाला अमीर, मोटरसाइकिल वाले के सामने एक कार वाला अमीर। तो इस तरह से कौन सघन है कौन विरल है ये दोनों माध्यमों पर निर्भर करता है। जिस माध्यम के कण पास पास होंगे वो सघन होगा, जिसके कण दूर दूर होंगे वो विरल होगा। जैसे अगर मैं वायु और जल को लूं तो वायु जो है वो विरल है और जल आपका सघन है। लेकिन यदि मैं जल और कांच को लेता हूं तो जल आपका जो है वो विरल हो गया और कांच आपका सघन हो गया। तो इस तरह से सबसे पहले आपको ये समझना है सघन और विरल। वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास हो वो सघन माध्यम होता है, और जिसमें माध्यम के कण दूर दूर हो वो आपका विरल माध्यम होता है। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का तात्पर्य है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पृथक्कारी तल पर, पृथक्कारी तल का तात्पर्य एक ऐसा तल जो दो माध्यमों को पृथक करता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे ये आपका कोई पृथक्कारी तल है, पृथक्कारी तल, अर्थात इसके एक ओर माध्यम अलग है और दूसरी ओर जो माध्यम है वो अलग है। किसी भी एक ओर सघन और किसी भी दूसरी ओर विरल हो सकता है। ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये इस पर आपतित हुई आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर हमने लंब बनाया, ये आपका अभिलंब। कायदे से प्रकाश की किरण का रास्ता ये होना चाहिए, प्रकाश की किरण का पथ ये होना चाहिए। लेकिन प्रकाश की किरण इस पृथक्कारी तल से जाने के बाद इस मार्ग पर नहीं जाती, बल्कि इससे विचलित हो जाती है। विचलित होने में वह अभिलंब की ओर झुक सकती है, विचलित होने में वह अभिलंब से दूर हट सकती है। किन परिस्थितियों में क्या होगा ये मैं आगे बताऊंगा। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहां पर एक खास बात यह है बेटा, आपको यह ध्यान रखना है कि प्रकाश की किरण किसी कोण पर आनी चाहिए। अगर वो जैसे ये आपका पृथक्कारी तल है इस पर लंबवत आपतित होगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की शर्त है कि प्रकाश की जो किरण है वो तल पर किसी कोण पर आनी चाहिए। अगर वो लंबवत आएगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृथक्कारी तल पर किसी कोण पर आपतित होती है तो वह अपने मार्ग में
तो ये जो प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित होने वाली किरण अभिलंब की ओर झुक सकती है, अभिलंब से दूर जा सकती है। ये माध्यमों की परिस्थिति पर निर्भर करती है। अब हम देखेंगे परिस्थितियां क्या क्या हैं। जैसे मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं बेटा, एक पृथककारी तल ये है, एक पृथककारी तल ये है। ये आपका पृथककारी तल, इसके ऊपर सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम। इसमें ये आपका पृथककारी तल है, इसमें ऊपर विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है। ये एक प्रकाश की किरण आपतित हुई, इसकी आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब ये आपकी है बेटा आपतित किरण। ये है आपका अभिलंब। ऐसे ही इस पर आपतित किरण ये रही, आपतित किरण। इस पर अभिलंब ये रहा। इस आपतित किरण का जो दिशा है, जो जाने का पथ है, वो ये होना चाहिए। दोबारा देखें, ये आपका एक पृथककारी तल है जिसके ऊपर एक और माध्यम सघन है और दूसरी ओर माध्यम विरल है। आपतित किरण सघन माध्यम में चल रही है, पृथककारी तल पर आई तो उसका मार्ग ये होना चाहिए। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है और ये जो है वो आपकी कहलाती है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और जब ये प्रकाश की किरण, ये आपका पृथककारी तल, विरल माध्यम, सघन माध्यम, आपतित किरण, इसका जो मार्ग है वो ये होना चाहिए वास्तविक मार्ग। लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। ये आपकी अपवर्तित किरण है। दोबारा सुनो बेटा एक बार, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पृथककारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। यहां पर आपके मन में आएगा ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की जो चाल है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है जिसका मान 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब अगर ये अभी भी नहीं आया समझ में तो आप ऐसे मानो से आप अपने घर के प्रकाश, ये जो अवलंब है, ये एक सड़क, ये पूरी एक सड़क है। अवलंब जो हमने बनाया है वो सड़क का फुटपाथ है। सघन का मतलब भीड़ वाली जगह, विरल का मतलब खाली जगह। आप प्रकाश हो, आप अपने घर के प्रकाश हो, आप सघन से यानी भीड़ वाली जगह से खाली पर आते हो तो आप क्या करते हो? फुटपाथ से दूर की तरफ हटते हो, सड़क के बीच में चलते हो। ह्यूमन नेचर। और जब आप प्रकाश सड़क पर चल रहे हो, खाली सड़क पर चल रहे हो, उसके बाद जैसे आप भीड़ वाली सड़क पर आते हो तो आप फुटपाथ की ओर आते हो, अभिलंब की ओर आते हो। ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। ऐसा होता इसीलिए क्योंकि विरल माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेटा प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण यह है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब यहां पर आपको ये वो पता करना है किस में अधिक किस में कम होती है। तो प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है जिसका मान 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है।
दोबारा देख लो एक बार, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हटती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुकती है। यह तल जो दोनों माध्यमों को अलग अलग करता है वो हमारा पृथक्कारी तल कहलाता है। पृथक्कारी तल पर आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है वो आपतन बिंदु, ये O, आपतन बिंदु पर खींचा गया तल की लंबवत रेखा तल पर लंब अभिलंब कहलाता है, और दूसरे माध्यम में जो किरण है, जो निर्गत किरण है, वो अपवर्तित किरण कहलाती है। ये इसमें आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे I से व्यक्त करते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे R से व्यक्त करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण I, और ये आपका अपवर्तन कोण R। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण I, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण R। आप देखो दोनों के चित्र से स्पष्ट है कि इस स्थिति में जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है आपतन कोण से। अपवर्तन कोण R का मान ग्रेटर देन आपतन कोण I, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो कोण I आपतन कोण बड़ा है कोण R अपवर्तन कोण से। ये प्रकाश का अपवर्तन है। लेकिन यहां पर एक खास बात हो, जब आपने परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन आपको ध्यान होगा बेटा कि प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है। तब आपने ये पढ़ा था कि उसकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल सभी समान रहती है, नियत रहती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में एक बात ये तो हमें स्पष्ट हो गया कि भाई अपवर्तन में चाल परिवर्तित हो जाती है। सघन माध्यम में चाल अलग होती है, विरल माध्यम में चाल अलग होती है, चाल परिवर्तित हो जाती है। लेकिन बदलता अनियत कौन रहता है? आवृत्ति। सघन अपवर्तन में आवृत्ति जो होती है, प्रकाश की आवृत्ति, वो नियत रहती है। चाल परिवर्तित हो जाती है, तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है, आवृत्ति नियत रहती है। ये एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से बेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपका प्रकाश का अपवर्तन है। अब इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। इसके बाद बेटा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब जैसे आप देखो, जब मैंने ये चित्र बनाया तो सबके सब व्हाइट बोर्ड पर है। मुझे कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आपको ये मानना पड़ा हो कि व्हाइट बोर्ड से बाहर है। व्हाइट बोर्ड से बाहर का मतलब ये होता है, देखो बेटा, एक्स वाई जेड अक्ष ये मैंने बनाए, इसमें एक्स और वाई आपको मालूम है बोर्ड पर है, जबकि जेड बोर्ड पर नहीं है, जेड बाहर है। वास्तव में जेड की स्थिति है, जेड इस तरह से जैसे मार्कर दिखा रहा हूं बोर्ड के बाहर की तरफ, लेकिन मुझे बना के दिखाना है इसलिए मैंने तिरछे में बना के दिखा दिया है। तो ये तीनों एक तल में नहीं है। जैसे मैं एक घन या घनाभ बनाऊं तो ये 3D का चित्र है। इसमें केवल एक जो पीछे वाला पृष्ठ है जिसपे मैं पॉलिश ब्लैक कर रहा हूं वो बोर्ड पर है, बाकी का पूरा बाहर है। तो ये जो है वो एक तल में नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूं एक तल में है। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप कॉपी पर बनाओगे तो आप कह सकते हो कागज के तल में, मैं बोर्ड पर बना रहा हूं तो मैं कह सकता हूं बोर्ड के तल में,
अर्थात तीनों एक ही तल में है। ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या। ये शब्द बोल रहा हूं बेटा मैं, ज्या, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो साइन, ट्रिग्नोमेट्री में। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अपवर्तन के दो नियम, जिसमें पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में। दूसरा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक। एक नियतांक अर्थात कहने का मतलब ये बेटा कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ये जो नियम है इसे अलग से स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम पेपर में कई बार आया है, एक नंबर का स्नेल का नियम लिखिए, तो आपको यही लिखना है, केवल स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक का मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर n/1। ये जो n है इसे बोलते हैं अपवर्तनांक। n जो है इसे बोला जाता है अपवर्तनांक। n/1 लिखा है, इसका मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये लिखा है n/1, इसका मतलब है बेटा माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब ये माध्यम 1 और 2 क्या है? आपने अभी जो अपवर्तन के चित्र बनाए थे, ये चित्र बनाए थे बेटा, जैसे मैंने ऊपर मान लिया विरल और नीचे मान लिया सघन, तो ये एक माध्यम है और ये दो माध्यम है। ये विरल ऊपर एक माध्यम, नीचे दो सघन माध्यम। जिसमें अपवर्तित किरण है वो दो माध्यम है, जिसमें आपतित किरण है वो आपके लिए एक माध्यम है। ठीक है, तो ये n/1 का मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर n/1। n का मतलब होता है अपवर्तनांक, n/1 का मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये स्नेल का नियम है और ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। दोबारा देखो एक बार, अपवर्तन के दो नियम है। अपवर्तन का पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहां जो नियतांक है वो n/1 होता है। n/1 का मतलब है n है अपवर्तनांक, 21 का मतलब n/1 का मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यह आपका स्नेल का दूसरा नियम है। देखो बेटा, आपने अभी जो पढ़ा वो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन के नियम पढ़ लिए। अपवर्तन के नियम में एक पद आया आपका अपवर्तनांक।
अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कि भाई अपवर्तनांक किसे कहती है। रियलिटी में अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो ये बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। प्रकाश की चाल निर्वात में हमें मालूम है कि निर्वात में प्रकाश की चाल का मान 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसे हम c से व्यक्त करते हैं। अगर कहीं स्मॉल c ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल की बात कर रहा है और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को व्यक्त करने के लिए अपवर्तनांक का उपयोग होता है। अपवर्तनांक है क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात आपका अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक को n से व्यक्त करते हैं। अपवर्तनांक बराबर आपका होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को n से व्यक्त करते हैं। अपवर्तनांक क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे आपको किसी माध्यम का अपवर्तनांक लेना है तो आप निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात कर दो तो वो अपवर्तनांक आ जाएगा उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष, यानी कि n बराबर c/v। अगर मान लो मैं पहले माध्यम की बात करता हूं तो मैं इसे लिख दूंगा n1 बराबर c/v1। अगर मैं दूसरे माध्यम की बात करता हूं तो मैं लिख दूंगा n2 बराबर c/v2। ये 1 और 2 मेरे लिए माध्यम के नाम है। अगर मैं पहले माध्यम के प्रकाश की चाल की बात कर रहा हूं तो मैं उसे लिखूंगा माध्यम का अपवर्तनांक n1 जो होगा c/v1। c निर्वात में प्रकाश की चाल और v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। और दूसरे माध्यम की बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा n2 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, c निर्वात में प्रकाश की चाल और v2 इस दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। अच्छा, अब आप देखो यहां से एक बात क्लियर है, ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल मात्रक मीटर पर सेकंड, नीचे माध्यम में प्रकाश की चाल मात्रक मीटर पर सेकंड। अर्थात n एक ऐसी राशि है जो मात्रकहीन है, ये मात्रकहीन है, विमाहीन है और एक अदिश राशि है। दोबारा सुनो एक बार, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n से व्यक्त करते हैं। n अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात n बराबर c/v। इस सूत्र के सवाल भी हैं अपने। n यानी अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है, ये विमाहीन है, संग में एक अदिश राशि है। अगर मैं किसी माध्यम में पहले माध्यम 1 कह सकता हूं की गणना करता हूं अपवर्तनांक की तो मैं लिखूंगा n1 बराबर c/v1 और दूसरे माध्यम के लिए करता हूं तो मैं लिखूंगा n2 बराबर c/v2। यह आपका बेटा अपवर्तनांक हो गया। अब अपवर्तनांक से संबंधित कुछ नोट है जो हमारे आगे काम आएंगे। सबसे पहली बात, जैसे आपने पढ़ा n21, n21 का मतलब है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। n21 को हम लिखते हैं बेटा n2 बटे n1। n21 का मतलब n2 बटे n1। n2 का मतलब क्या है? n2 का मतलब है माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। n1 का मतलब है माध्यम 1 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। n1 माध्यम 1 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। n2 क्या है बेटा? माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक।
ये आपका पहला नोट है। दूसरा, अच्छा, इस पहले नोट में भी एक बात ध्यान रखना, 1 वो माध्यम होता है जिसमें आपतित किरण होती है, 2 वो माध्यम होता है बेटा आपका जिसमें अपवर्तित किरण होती है। क्योंकि आगे जाके ये आपको इस तरह से मिल सकते थे, NGW। NGW, G गिलास यानी कांच के लिए, W वाटर यानी पानी के लिए, अर्थात कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। NAG हवा के सापेक्ष, NWG पानी का कांच के सापेक्ष। इस तरह से भी लिखे मिल सकते हैं। तो आपको हमेशा ये पता रहना चाहिए बेटा, N21 N2/N1, यानी कि N1 क्या है, माध्यम 1 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, N2 क्या है, माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, और N21 बराबर N2/N1। ये आपका पहला नोट हो गया। दूसरा नोट ये है कि N21 को हम 1/N12 भी लिख सकते हैं। N21 को हम 1/N12 भी लिख सकते हैं। क्यों? आप खुद देखो बेटा, N21 N2/N1, अगर मान लो N12 होता तो मैं क्या लिखता, N1/N2। इससे आप रख के देख लो बट्टे में, फिर से ये बैठ जाएगा आपका। तो N21 बराबर क्या होता है, 1/N12। ये इसका दूसरा नोट। इसका तीसरा नोट कि N21 आपका है N2/N1, लेकिन आपको ध्यान हो, हमने सबसे पहले लिखा था N1 बराबर C/V1, N2 बराबर C/V2। ये मान यहां लगाओ, तो N21 बराबर N2 की जगह C/V2, N1 की जगह C/V1, C से C कैंसिल, N21 बराबर आपका हो जाएगा V1/V2। N21 बराबर क्या हो जाएगा, V1/V2। और हम जानते हैं वेग तरंग दैर्ध्य से संबंध होता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, N21 बराबर λ1/λ2। यहां V1 का मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, V2 का मतलब V1 1 माध्यम में प्रकाश की चाल, V2 2 माध्यम में प्रकाश की चाल, λ1 1 माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, λ2 2 माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ये कुछ नोट है जो अपवर्तनांक से संबंधित है। इन पर आपके सवाल आते हैं। हमने अभी पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक और उसके नोट। अब हम इनके सवाल करेंगे। बेटा आपको इन सूत्रों को अच्छे से याद रखना है, इनके सवाल करेंगे अब हम। देखो बेटा, अपवर्तन से संबंधित पहला सवाल, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है, निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड हो, तो माध्यम में प्रकाश की चाल बताओ। सवाल करने का तरीका वही रहेगा, कोई सवाल हो किसी भी चैप्टर का हो, सवाल पढ़ो, पहले क्या क्या दिया है वो लिखो, क्या पूछा है वो लिखो, फिर देखेंगे कौन सा सूत्र लगना है। जैसे हमें दिया है अपवर्तनांक N बराबर 1.33, निर्वात में प्रकाश की चाल C का मान दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, माध्यम में प्रकाश की चाल V हमसे पूछी, ये हो गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अपवर्तनांक N बराबर C/V, तो यहां से V बराबर हो गया C/N, मान लगा दो, तो V बराबर C का मान 3×10⁸ और N का मान 1.33। आपने दशमलव घटाए, 2 जीरो ऊपर, V बराबर 300/133 × 10⁸।
v बराबर 133 से आप भाग दे दो इसमें 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपके माध्यम में प्रकाश की चाल आ गई। कोई दिक्कत बेटा इसमें? एक सवाल और करते हैं इसके बाद। देखो बेटा आपका अगला सवाल है, प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, जो जल में 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। फिर से हम उसी तरह से लिखेंगे। आपको लैम्डा 1 यानी लैम्डा एयर का मान दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये आपका हो गया 6000 गुणा 10⁻−10 मीटर। जो जल में लैम्डा डब्ल्यू 4500 एंगस्ट्रॉम यानी 4500 गुणा 10⁻−10 मीटर। ठीक, आपसे जल में प्रकाश की चाल वी डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क है। वी एयर हमें नहीं दिया, लेकिन हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल लगभग समान मानी जाती है, तो जो सी के बराबर होगा और इसका मान 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। आपने एक सूत्र पढ़ा था अभी नोट में, N21 बराबर N2/N1 बराबर V1/V2 बराबर λ1/λ2। यहां पर ये सूत्र लगेगा। अगर मैं इसके इस वाले पोर्शन को उठाऊं तो ये हो गया V1/V2 बराबर λ1/λ2। अगर मैं इसे 1 2 की जगह अपने अकॉर्डिंग लिख लूं तो V एयर V वाटर लैम्डा एयर लैम्डा वाटर, ये इस तरह से बन गया। आपको जो मान निकालना है VW का निकालना है, तो VW बराबर आपका क्या हो गया V एयर लैम्डा W बटे लैम्डा एयर। सबके मान लगा दो। V एयर का मान 3 गुणा 10⁸ लैम्डा W 4500 गुणा 10⁻−10 लैम्डा एयर 6000 गुणा 10⁻−10। अच्छा, एक छोटी सी बात और बेटा, जैसे ये जो एंगस्ट्रॉम है, अगर मैं इसे नहीं भी बदलता तो मेरे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी आदत में डालो कि आपको अगर मान एमकेएस पद्धति के अलावा किसी और पद्धति में दी हो तो